गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विद्युत रसायन अध्याय से मुख्य बिंदु, सेल स्थिरांक, परिभाषा, इसका सूत्र, इसका इकाई एवं चालकता जल किसे कहते हैं, इसका परिचय, परिभाषा और इससे संबंधित आंकिक प्रश्न के बारे में आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। हमने विद्युत रसायन क्या है, इसकी प्रस्तावना, इसकी परिचय पूर्व कालखंड में कर चुका है। इसके पूर्व में हमने चालकता सेल के बारे में पढ़ा, विद्युत अपघट्य क्या है इसके बारे में पढ़ा, जो चालक है या विद्युत चालक है इसका प्रकार के बारे में पढ़ा, इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ा। अर्थात आज हम इसी पाठ से आगे की मुख्य बिंदु या साइड हेडिंग सेल स्थिरांक पढ़ने जा रहे हैं। सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। बच्चों, सेल स्थिरांक क्या है? सबसे पहले आपको बताना चाहूं, सेल स्थिरांक दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सेल और दूसरा स्थिरांक। आप सबको सर्वविदित है, सर्व मालूम है सेल किसे कहते हैं, सेल किससे बना होता है। सेल रासायनिक पदार्थ के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अपने आयनों में विभक्त या अपघटन हो जाता है। अर्थात दो इलेक्ट्रोड में आयन के रूप में अलग हो जाता है। अतः रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है और स्वतः प्रवर्तित होने वाले जो सेल है, स्वतः प्रवर्तित होने वाले जो सेल है वो सीधा सीधा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए बताऊं, हमने घरेलू जो टार्च का उपयोग करते हैं उसके अंदर में दो बैटरी लगा रहता है, या उसी को सामान्य बोलचाल भाषा में सेल भी कहते हैं, है ना। तो यदि हम उसको धन और ऋण जो अलग अलग माने उसके पॉइंट होते हैं, उसी को तो इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं, एक इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। जब इसको विपरीत दिशाओं में हम स्पर्श या संबंध या जोड़ देते हैं और हम कोई इसको बटन से या की से या कुंजी से जोड़ देते हैं, जब कुंजी ऑन करते हैं धारा प्रवाह हो जाता है और उसके अंदर में रासायनिक अभिक्रिया होती है, स्वतः रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे सीधा सीधा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है। अर्थात हम टार्च के बटन को चालू करते हैं तो प्रकाश दिखाई देता है, यह प्रकाश आगे मने होता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, इसको हम सेल कहते हैं। दूसरा चीज स्थिरांक, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये है बच्चों कि कोई रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हो गया है, अर्थात उसमें जितना वोल्ट या ऊर्जा निकल रहा है, इस ऊर्जा जो है उतने धारिता के रूप में, उतने कैपेसिटी के रूप में उस रासायनिक पदार्थ में उपस्थित होता है। यही कांस्टेंट या यही स्थिरांक कहलाता है। आपको सेल स्थिरांक की परिभाषा के बारे में बताना चाहूं तो परिभाषा, सेल स्थिरांक वह स्थिरांक है जो किसी चालकता सेल के, जो किसी चालकता सेल के कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। दो इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। अब ये बताइए बच्चों, हमने दो इलेक्ट्रोड लिया है और इसके पहले
हम जो कालखंड में जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर एल से डिनोट किए थे, प्रदर्शित किए थे, अर्थात कोष्टक में लिख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल एल। ये क्या है? दो इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी एल। तथा हम जो एक चालक तार लिए थे या धातु चालक लिए थे, है ना, उस धातु चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिए थे ना, लिए थे, बिल्कुल लिए थे। तो या तथा किसके? उस धातु चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को किससे हम प्रदर्शित किए थे बच्चों? ए मतलब एरिया होता है, और दूरी को हम एल मतलब लेंथ होता है, लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए क्या होंगे? निश्चित होंगे। निश्चित दैट मीन्स स्थिरांक होंगे, कांस्टेंट होते हैं। क्षेत्रफल ए निश्चित होता है। इस शब्द का मैं मतलब बता रहा हूं आपको। देखिए, दो इलेक्ट्रोड, मान लीजिए हम इतनी दूरी में रखे हैं इलेक्ट्रोड को, और हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद वो इलेक्ट्रोड इतना दूरी में है, तो वो इतना दूरी में थोड़े आ जाएगा, नहीं आएगा ना। इसी को निश्चित बोला है, ठीक है, दूरी उतना ही रहेगा, निश्चित बोला है। उसी प्रकार से एक चालक तार की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, पहले चालक प्रवाहित करने के पहले जितनी क्षेत्र था उतने ही क्षेत्रफल अभिक्रिया के पश्चात भी होगा। इसी को हमने दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L और उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल A दोनों क्या होगा? निश्चित होते हैं। अर्थात इन दोनों का जो अनुपात होगा यही क्या कहलाएगा? सेल स्थिरांक कहलाएगा, है ना। अतः इन दोनों मतलब दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अतः इसके अनुपात को क्या कहेंगे बच्चों? सेल स्थिरांक कहेंगे, या कहते हैं स्थिरांक कहते हैं। ये स्पष्ट है, परिभाषा से हम इसका सूत्र जनरेट कर सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं। मतलब सूत्र क्या हो जाएगा? सेल स्थिरांक बराबर, सेल स्थिरांक बराबर, अनुपात मतलब क्या होता है? उसके भाग करते हैं या बटे करते हैं, तो किसके? L बटे A। कहने का मतलब दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को लंबाई भी कहते हैं। क्या कहेंगे? लंबाई भी कहते हैं, कि दूरी स्मॉल l बटे अनुपात मतलब वही होता है ना। कुल मिला के इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर बताता हूं। नीचे में क्या आ जाएगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। बच्चों, इसको अनुपात को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए सेल स्थिरांक को हम के नहीं, है ना, x से डिनोट करते हैं। x फॉर एक्समस्ट्री, समझ रहे हो ना, x से डिनोट करते हैं, तो ये L अपॉन A हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 होगा ना बच्चों? x इज इक्वल टू L अपॉन A होगा।
बिल्कुल होगा। इसको हम दूसरे शब्दों में अनुपात में कैसे लिख सकते हैं, x, यहां पे देखिए x इज इक्वल टू एल रेशियो ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। रेशियो मतलब अनुपात, और इसका मतलब क्या होता है, बटे भी होता है, भाग भी होता है। आप सबने 10वीं के गणित में आप पढ़ चुके हो। ओके, आगे बढ़े। यस, अब देखिए हमारे पास में सेल स्थिरांक का एक सूत्र आ गया, x इज इक्वल टू एल अपॉन ए। यदि मैं आपको पूछना चाहूं ये क्या है बेटा, तो बता सकते हो क्या है? बहुत बढ़िया, आपने बताया 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। ये 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, जब इसमें ताकत आता है, जब इसमें एनर्जी आता है, तो इसी को विभवांतर कहते हैं, है ना? क्या कहेंगे? विभवांतर। माने ऊर्जा में अंतर, विभव में अंतर, विभवांतर। और जो एनर्जी होगा, जो ताकत होगा, वो विभव कहलाएगा, है ना, एल में। और क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसका? नहीं, किसका? नहीं, सेल का नहीं। आपका जवाब सेल, तो सेल गलत हो गया भाई। हमने एक पात्र लिया, एक पात्र में विद्युत अपघट्य डाला, ध्यान से सुनिए, विद्युत अपघट्य डाला, है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाला, और दोनों इलेक्ट्रोड को हमने किससे जोड़ दिया? वायर से। वायर मतलब चालक तार से जोड़ दिया ना, और कुंजी के लगा दिए, और बीच में बैटरी लगा दिए। ठीक है, बैटरी और कुंजी। जब कुंजी को हम ऑन करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होता है। कहां से? चालक तार से। तो चालक तार की अनुप्रस्थ काट, अब याद आया? बिल्कुल, है ना। तो ये चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। अब अनुप्रस्थ किसको कहेंगे? मान लीजिए ये कोई चालक तार है ना। यदि मैं इसको ऊपर से ब्लेड चलाता हूं ऐसे, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहलाता है। यदि मैं इसको लेफ्ट टू राइट क्षैतिज काटता हूं, हॉरिजॉन्टल काटता हूं, तो इसी को तो अनुप्रस्थ कहते हैं। ओके, यस। अब x इज इक्वल टू एल अपॉन ए हमारा सूत्र मिल गया। हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? सेल के पहले, सेल स्थिरांक के पहले हमने पूर्व कालखंड में क्या पढ़ा? विशिष्ट चालकता पढ़ा है ना। तो विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या होता है बच्चों? विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या होता है? K इज इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन r होता है ना। K इज इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन r होता है। तो हम जानते हैं विशिष्ट चालकता K, विशिष्ट चालकता K इज इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन ए होता है। 1 अपॉन, सॉरी ए नहीं होता, 1 अपॉन r होता है। 1 अपॉन r, जहां r क्या है? प्रतिरोध, है ना। अब देखिए, ये R प्रतिरोध हो गया, ये सेल स्थिरांक हो गया, और ये विशिष्ट चालकता K हो गया। K मतलब कॉपर, कल मैंने बताया था। इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, रख दें, या ऐसा भी कर सकते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर
हमारे पास में x का मान कितना है, L बटे A। क्या है, L बटे A। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको मिटा देता हूं। हमारे पास x इज इक्वल टू L अपॉन A है समीकरण 1, और समीकरण 2 k इज इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन R। हाँ, ये हम जानते हैं, निकाल चुके हैं पहले। क्या निकाले हैं, विशिष्ट चालकता निकाले हैं। अर्थात फिर अगला आएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, रख दीजिए k इज इक्वल टू L अपॉन A इंटू 1 अपॉन R होगा, है ना। इसको हल करिए, k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर इससे गुणा हो जाएगा ना, तो L बटे A R। ये क्या है, ये क्या है, विशिष्ट चालकता में दो इलेक्ट्रोड के बीच की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसमें लगने वाले प्रतिरोध के अनुपात विशिष्ट चालकता के बराबर होगा, है ना, बराबर होगा। इस प्रकार ये हमको प्राप्त हो गया। अब इसके यूनिट देखते हैं, यूनिट मतलब इकाई। अब इसको हम विशिष्ट जो चालकता है उसमें हम इसको देखें, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता में क्या हो जाएगा, x का मान लिखें इतना, है ना, x का मान इतना है, तो विशिष्ट चालकता बराबर L और x क्या है, सेल स्थिरांक, है ना। तो सेल स्थिरांक बटे नीचे R क्या है, प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध होगा, प्रेक्षित प्रतिरोध, प्रेक्षित प्रतिरोध। ये विशिष्ट चालकता सेल स्थिरांक बटे प्रेक्षित प्रतिरोध आ गया। अर्थात इसको हम दूसरे शब्दों में क्या लिखेंगे, बटे विशिष्ट चालकता को हम K से डिनोट किए, सेल स्थिरांक को X से डिनोट किए, और प्रेक्षित प्रतिरोध को किससे डिनोट किए हैं, R से, कैपिटल R से। तो K इज इक्वल टू X अपॉन R हो जाएगा ये, ठीक है। K इज इक्वल टू X अपॉन R हो जाएगा, जहां X सेल स्थिरांक, R प्रेक्षित प्रतिरोध और K क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता हुआ। अब देखिए इसके बाद हमने सेल स्थिरांक का यूनिट निकालते हैं। यूनिट मतलब होता है इकाई, इकाई। पूर्व में हमने विशिष्ट चालकता का यूनिट निकाल चुके हैं, अर्थात इसकी जो यूनिट होगी प्रति सेंटीमीटर इकाई होता है, प्रति सेंटीमीटर इसका इकाई होता है। हो गया, मतलब इसमें परीक्षा में दिया आता है सेल स्थिरांक क्या है, तो उसका परिभाषा देंगे, परिभाषा के बाद सूत्र देंगे, और सूत्र के बाद में उसकी इकाई, किसके साथ में रिलेशन भी है, किसके साथ रिलेशन है, सेल स्थिरांक का विशिष्ट चालकता के साथ रिलेशनशिप होगा। अगला हमारा मुख्य बिंदु
चालकता जल, जिसको कंडक्टिविटी वाटर बोलते हैं। क्या? कंडक्टिविटी वाटर। आप सब जानते हो, है ना? पानी में करंट पैदा होता है, पानी करंट बनाता है ना, ऊर्जा जिसको कहते हैं, और बिजली पैदा करता है ना पानी। इसका मतलब पानी में 2 आयन होगा, निश्चित रूप से पानी में 2 आयन होगा। आप सब जानते हो। पानी को अपघटन करके क्या क्या बनता है मालूम है ना? देखते हैं। आप सबको पता है पानी कहां कहां मिलेगा? बताओ मेरे को, कहां कहां मिलेगा? अक्सर कुआं में मिल सकता है, बोर में मिल सकता है, हैंडपंप में मिल सकता है ना? कुआं का मतलब वेल, चाहे वो बोरवेल रहे चाहे वेल हो, है ना? पोखर में मिल सकता है, तालाब में मिल सकता है, झरना में मिल सकता है, झील में मिल सकता है, और कहां मिल सकता है? बड़े पैमाने में डैम में मिल सकता है, और बड़े पैमाने में कहां मिलेगा? महासागर में मिलेगा, है ना? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जो पानी होता है उसका सूत्र होता है H2O, है ना? ये H2O जो है सूत्र हो गया। हमने मान लीजिए कहां का पानी लाए? बताओ, आप ही बताओ ना, कहां से पानी लाए? उदाहरण पूछ रहा हूं, कहां से पानी लाओ? बोलिए, कौन सा पानी ले? बोरवेल का, बोरवेल का ना। चलो बोरवेल का पानी ले आए, ये बोरवेल का पानी है समझिए। तो उस बोरवेल के पानी में सिर्फ H2O ही होगा कि और कुछ होगा? और कुछ होगा, है ना? कभी कंफ्यूज मत होना, नहीं, पानी में तो H2O ही होता है और कुछ नहीं होता। और यदि H2O ही हो गया तो वो क्या कहलाएगा? आशुद्ध जल कहलाएगा, जिसको अंग्रेजी में डिस्टिल वाटर कहते हैं, और चिकित्सा जगत में इंजेक्शन लगाने का काम आता है। ये जो पानी, तालाब के पानी को लाके इंजेक्शन लगा दो, गड़बड़ मामला हो जाएगा। स्वेलिंग आ जाएगा, एडिमा आ जाएगा, माने सूजन आ जाएगा, और दर्द हो जाएगा, मांसपेशियों में जकड़न आ जाएगा। और कभी कभी तो ये है, यदि, है ना, उस पानी में ऐसे बैक्टीरिया है तो बहुत सारे बैक्टीरिया के कारण बहुत सारी बीमारी हो जाएगा, है ना? कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है, पानी में सिर्फ H2O ही नहीं होता, इसके अलावा कुछ सूक्ष्म खनिज लवण होते हैं। उदाहरण के लिए, कभी कभी हैंडपंप से पानी बोलते हो, ये तो लोहा के जैसा स्वाद आ रहा है, बोलते हैं ना। कभी कभी बोलते हैं ये मीठा नहीं है, माने अच्छा नहीं है, कस्सा टाइप का स्वाद, इसका स्वाद है। माने बोलचाल की भाषा में बता रहा हूं मैं आपको, है ना? ऐसा बोलते हैं ना, कुछ पानी बढ़िया, बहुत बढ़िया है पानी का स्वाद, बोलते हैं ना हम। तो कारण क्या होगा? कुल मिला कहने का मतलब, इस हैंडपंप में जहां से आप पानी पी रहे हो वहां कुछ सूक्ष्म खनिज लवण प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, आप सबने देखा भी होगा, हमने हैंडपंप से पानी ले लिया, जहां पे बहुत ज्यादा लोहा की मात्रा है, उस पानी को ले लिया बाल्टी में और रख दिया। रखने के बाद में देखते हैं पानी के ऊपर में एक चमकीला एक परत दिखाई पड़ता है। देखे हो बच्चों? बिल्कुल देखे हो आपने, और नहीं देखे हो तो आज ही जाकर देखना, है नहीं? दिखेगा, निश्चित रूप से दिखेगा। वही तो लोहा के कण है, लोहा के कुछ पार्ट्स है, भाग है, जो हमने उस पानी में देखा। इस पानी को आयरन युक्त पानी कहते हैं, और ज्यादा आयरन युक्त पानी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। इस प्रकार से ये हम अगले जो अपना मुख्य बिंदु है वो चालकता जल। जल जो है बहुत अच्छा, ये कंडक्टिविटी बहुत अच्छा चालकता कहलाता है। और वो कैसे, आइए देखते हैं। इस प्रकार से हमने चालकता जल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चालकता जल H2O में
H2O ही नहीं बल्कि अन्य खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आपने सुना होगा हमारे बस्तर अंचल के बहुत सुदूर इलाका, बालोद जिला के एक इधर चारामा से लगे हुए एक जिला है, गांव है, वहां के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। फ्लोराइड, अब फ्लोराइड कौन सा है? आवर्त सारणी के 17वें समूह के एक तत्व है। कौन सा है? आवर्त सारणी के 17वें समूह के प्रथम सदस्य है फ्लोराइड F। और ये यदि पानी में है तो फ्लोरोसिस होता है। फ्लोरोसिस एक बीमारी है बच्चों, हमारे शरीर में पूरा दांत खाज खुजली टाइप का हो जाएगा और एक समय ऐसे आएगा उंगली जो है ऐसे मुड़ने लगेंगे, जैसे कुष्ठ में होता है ना, कोढ़ में होता है ना, वैसी, और गलने लगता है हाथ पांव की उंगली, बीच के चमड़ी जो है गलने लगता है, रूखापन होने लगता है और आदमी अंत में ज्यादा मात्रा हुआ तो ऊपर चला जाएगा, छत के ऊपर नहीं, भगवान के पास नहीं, कहां जाता है तो मर जाता है नहीं। अब वो कहां जाता है तो आप जानते हो, मैं जानता हूं, लेकिन बोलते हैं ऊपर, इसलिए ऊपर जाता है। तो पानी में H2O के अलावा बहुत सारे खनिज लवण होते हैं। हमने जो हमारी मुख्य बिंदु है चालकता जल, चालकता जल, जल को पानी को माने करंट के प्रति, धारा के प्रति एक बहुत अच्छा स्रोत माना गया है ना। इसीलिए कोई भी पदार्थ जो विद्युत अपघट्य है उसमें पानी को मिलाया जाता है, माने पानी के द्वारा घोला जाता है। माने पानी क्या हो गया? विलायक हो गया, हुआ। और विलायक क्या है? किसको विलायक कहते हैं? जो घुलता है, तो पानी घुलने वाला काम करता है ना, इसीलिए विलायक है। और विलायक जो घोल रहा है, किसको घोल रहा है? जो घुल रहा है उसको तो घोल रहा है, और जो घुलता है उसको क्या कहेंगे? विलेय कहते हैं। अर्थात जिसमें विलायक और विलेय दोनों हो, क्या बनेगा? विलयन बनेगा। उदाहरण के लिए, आपके घर आज गर्मी है, मेहमान आए, बेटी एक गिलास शरबत बना के ला बोलेंगे, है ना, वो भी विलयन है। क्या क्या मिलाओगे? शक्कर में पानी मिलाओगे, पानी में शक्कर मिलाओगे, कभी शक्कर में पानी नहीं मिलाते, देखना, है ना। जो घोलता है उसी को किसी दूसरे में मिलाते हैं, सॉरी माफ करना, जो घोलता है उसी में घुलने वाले को मिलाते हैं। नहीं, कभी नहीं ऐसा बनाते हुए नहीं देखे हो किसी को। सबसे पहले 2 बूंद नींबू डाले रस खाली गिलास में, उसके बाद शक्कर डाले, उसके बाद पानी डाले, है ना, नहीं होता ना ऐसा। तो कहने का मतलब, जो हमने शक्कर, नींबू रस और पानी मिलाया, इन तीनों चीज को घोल दिए, और जो घुले हुए जो पदार्थ है वही विलयन है। अर्थात विलयन में क्या क्या होगा? विलेय के अणु होगा और विलायक के अणु होगा, और विलेय और विलायक के अणु मिलके विलयन बनाएंगे, है ना। अर्थात जो विलयन होगा वही तो विलयन होगा, वही तो विद्युत अपघट्य होगा ना। और इस विद्युत अपघट्य एक बहुत अच्छा क्या होती है? चालकता होती है। और जो जल से जो विद्युत अपघट्य तैयार किया गया है, उस जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसको हम किस नाम से पुकारेंगे? चालकता जल के नाम से बोलते हैं। अब एक प्रश्न और है ना, जल में सूक्ष्म खनिज लवण होते हैं, ये तो पक्का, अर्थात कुआं के पानी में भी होगा, तालाब के पानी में भी होगा, और नदी के पानी, सब में होगा, निश्चित रूप से होगा। मान लीजिए एक बहुत बड़ा तालाब है, तालाब का जो काम होता है ना, उपभोक्ता का काम होता है ना। मान लीजिए तालाब के एक किनारे में हमने करंट फ्लो करते हैं, वहां भी विद्युत अपघट्य है, माने सूक्ष्म लवण है, सूक्ष्म
मात्रा में खनिज लवण प्राप्त है। याद से सुनिए, हमने तालाब के एक किनारे में विद्युत प्रवाह कर दिए। कौन सा? ये घर में जो सप्लाई होता है, या कहना चाहिए जो हम बोरवेल में जो हमारी मीटर लगी हुई होती है, सप्लाई कर दिए। सप्लाई करने से कहना चाहिए करंट फ्लो कर देते हैं, ऑन कर देते हैं बटन। आप जस्ट उसके अपोजिट दूसरे साइड, उसकी दूरी बहुत है, लंबा है ना, आप वहां पे मान लीजिए पानी को उपयोग के लिए लेने जा रहे हो, पकड़ रहे हो पानी को टच करते हो, क्या आपको करंट लगेगा? नहीं समझे मेरी प्रश्न? एक तालाब है, मान लीजिए ये एक तालाब है, बहुत छोटा लग रहा है ये तालाब, है ना, लेकिन बहुत बड़ा तालाब है, ठीक है। यहाँ पे आदमी नहाने वाला एक चबूतरा बना है ना, यहाँ भी एक नहाने वाला एक चबूतरा बना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक। अब हमने पानी पूरे लबालब भरा है पूरे में, है ना, यहाँ पे हमने करंट या धारा लगा दिया, चलिए बिजली, 2 वायर आ गया, दोनों डाल दिए। आपने यहाँ पे नहा रहे हो, समझो, आपको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? आपका सवाल, मेरा सवाल है, आपका उत्तर लगेगा, आपका भी लगेगा, और मेरा उत्तर है नहीं लगेगा। करके देखना, मरोगे नहीं, करके देख लेना। हमने 10वीं कक्षा में चुंबक पढ़ा है ना, उदाहरण बता रहा हूं, चुंबक पढ़ा है। एक चुंबक हमने यहां पे रखा, एक का ध्रुव N है, दूसरे का ध्रुव S है। एक चुंबक हमने यहां पे रख दिया थोड़ा दूरी में, इसका ध्रुव कहना चाहिए N है और इसका ध्रुव S है। ये N और ये S है, विपरीत ध्रुव। हमेशा विपरीत ध्रुव में आकर्षण होता है और समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। ये विपरीत ध्रुव में आमने सामने है। क्या ये चुंबक या दोनों चुंबक चिपक जाएंगे? यहां चिपक जाएंगे? करके देखना। नहीं चिपकेगा, नहीं चिपकेगा। क्यों नहीं चिपकेगा? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, माने ताकत होता है। अरे भाई, मैं आपको खींचने की कोशिश करूंगा, खिंचा जाओगे? नहीं ना, मैं आपके पास में आऊंगा, जब तक हाथ को नहीं पकड़ूंगा तब तक नहीं खिंचाओगे ना। सही गलत? सही है। कहने का मतलब है ये चुंबक के बीच एक निश्चित दूरी तक आकर्षण होती है, दूर होगा तो नहीं खींचेगा वो, है ना। वैसा ही विद्युत धारा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब याद करिए, आपने विद्युत पढ़ोगे आप फिजिक्स में, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो एक निश्चित दूरी तक उसकी करंट फ्लो होता है, बाहर नहीं होगा। यदि बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का, हाई पावर का यदि बिजली हम उस तालाब में डालें, निश्चित रूप से पूरा करंट फ्लो होगा, पूरा करंट फ्लो होगा निश्चित रूप से। लेकिन हमारी जो घर का उपयोग होने वाला जो बिजली है 440 वोल्ट का, उसमें एक निश्चित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों। इसलिए हम दूसरे क्षेत्र में यदि दूर में पानी को टच करते हैं तो क्या होगा? हमारा करंट नहीं लगेगा। तो पानी को एक बहुत अच्छा विद्युत के सुचालक माना गया है, और इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान में वो चालकता प्रवाहित होता है। इसी को तो चालकता जल कहते हैं, इसी को चालकता जल कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खनिज लवण हैं जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये 2 खनिज लवण ऐसे हैं, उस पानी में यदि उपस्थित है तो उसकी कंडक्टिविटी, उसकी चालकता में प्रभावित होता है। कहने का मतलब यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं तो उसकी चालकता, है ना, क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अन्य कुछ जो माने लौह चुंबकीय पदार्थ है, जैसे आयरन,
है ना, ये उपस्थित है तो उसमें अधिक मात्रा में उसकी चालकता होगी। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलिए, विद्युत अपघट्य के विलयन, विद्युत अपघट्य के विलयन, विद्युत अपघट्य के विलयन के चालकता मापन, चालकता मापन के लिए कोलराउस और एक और साइंटिस्ट है हीड व्हीलर, मापन के लिए कोलराउस या रॉस एवं हीड व्हीलर, ये दो वैज्ञानिक, कोलराउस ने अकेला नहीं बता पाया तो ये अपना एक साथी, कोलैबोरेट बोलते हैं, एक साथी के साथ में ये अध्ययन किया। तो कोलराउस एवं हीड व्हीलर ने निम्न दाब पर 42 बार, कितने बार? 42 बार पानी का आश्वन करके, पानी का आश्वन करके शुद्ध जल प्राप्त किया। क्या? शुद्ध जल प्राप्त किया। अतः शुद्ध जल की चालकता, शुद्ध जल की चालकता, शुद्ध जल की चालकता कितनी होगी बच्चों? कितनी होगी? 0.043 गुणा 10 का घात ऋण 6, 10 का घात ऋण 6 ओम। कौन सा ओम? प्रति ओम होगा, ओम प्रति होगा। ठीक है, ये शुद्ध जल की चालकता है। अब मुझे ये बताइए आप, शुद्ध जल किसको कहेंगे, या एक और है आश्वन किसको कहेंगे? साधारण सिंपल सा मैं एक उदाहरण देता हूं। आपके पास में एक इतना बड़ा पात्र है ना, समझ गया? इतना बड़ा पात्र है और आप उसमें पानी कम से कम आधा, पूरा भरे नहीं, आधा डाल दिए, उसको अब चूल्हा में रख दीजिए। अब मैं ये नहीं चाहता कि कौन सा चूल्हा है आप जानो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे गैस का हो, चाहे स्टोव का हो, चाहे और कुछ भी हो, आई डोंट माइंड। आप अपने सुविधा के अनुसार से चूल्हा में रख दिए, प्रयोग करके देखिए। साइंस की जो पढ़ाई होती है ना, वो प्रायोगिक होती है, ना कि सैद्धांतिक, हमेशा प्रायोगिक होती है। रख दिए, सबके घर में चूल्हा है, एक इतना बड़ा पात्र को पानी, आधा पानी डाल के रख दिए। यस, हाँ, वेरी गुड। अब क्या करेंगे? उसके ऊपर में एक ढक्कन ढक दिए, ढक्कन भी ढक दिए। अब हम टेम्परेचर जलाते हैं, जला दिए। अब जलाने के बाद क्या होगा? गर्म होगा पानी, गर्म होगा तो क्या निकलेगा? भाप निकलेगा। तो भाप क्या ढक्कन के बाहर निकल जाएगा क्या? नहीं। तो ढक्कन के ऊपर में वो भाप, क्योंकि ढक्कन इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है और पानी के अंदर जो टेम्परेचर है, उन दोनों में अंतर है। वायुमंडल के तापमान कम है, नीचे पानी का तापमान अधिक है। जब तापमान अधिक है तो वो वाष्प या भाप में भी तापमान अधिक होगा। कोई तापमान गर्म चीज है, उसके ऊपर में ठंडा चीज यदि हम रखें तो क्या होगा? द्रव बनेगा, गैस निश्चित रूप से बनता है। और द्रव बनेगा, देखना जो ढक्कन डालें उसके नीचे में कहना चाहिए पानी रहता है। उसको जब उठाएंगे और ऐसे तिरछा करेंगे तो पानी चूहता है, टपकता है। चूहता है शब्द माने छत्तीसगढ़ी का है ना, टपकता है। ठीक है बच्चों, यही तो आसमान है।
ये सामान्य है घर में। अब आप बता रहे हैं सर मतलब ये चालकता जल शुद्ध प्राप्त करने के लिए ऐसी चूल्हा में बनाए होंगे क्या, इतना बड़ा पात्र में, ऐसा मत सोचना। बहुत बड़ा इंडस्ट्री में बनाया जाता है उसको, किसमें, औद्योगिक रूप में बनाया जाता है। अर्थात शुद्ध जल की चालकता 0.043 × 10⁻⁶ प्रति ओम होता है। क्लियर। इसके बाद हमने एक आंकिक प्रश्न लेते हैं, इसमें एक आंकिक प्रश्न लेते हैं इसी से संबंधित। हमारा प्रश्न पहले लिख लेते हैं, प्रश्न आंकिक प्रश्न। इस प्रश्न को हम हल करेंगे। पहला 291 केल्विन के फॉर केल्विन टेम्परेचर पर, है ना, 0.1 नॉर्मलता, 0.1 नॉर्मलता मतलब n, ठीक है, नॉर्मलता के CL विलियन की विशिष्ट चालकता कितना है, 0.0112 ओम, माने प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, ओम प्रति और प्रति सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यदि, है ना, यदि इस विलियन से भरे चालकता सेल को, है ना, यदि इस विलियन से भरे चालकता सेल को इसी ताप पर मतलब 291 केल्विन, है ना, को इसी ताप पर प्रतिरोध 55 इसका क्या संकेत है, ये वेरी गुड, ओम बोलते हैं ना, 55 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। ये देखिए, ये हमारा एक प्रश्न है, ठीक है। हमको क्या पूछा है, सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। आपके पास में टेम्परेचर कितना दिया है, 291 केल्विन, ठीक है बच्चों, और इतनी नॉर्मलता KCl विलियन की। KCl क्या है, विद्युत अपघट्य हो गया, विलियन मतलब विद्युत अपघट्य, ठीक है। इसको हम चालकता वो किए, तो कौन सा चालकता, विशिष्ट चालकता 0.0112 ओम प्रति सेंटीमीटर है। आपके पास में विशिष्ट चालकता दिया है, आपके पास में प्रतिरोध दिया है, और गणना क्या करना है, सेल स्थिरांक, ठीक है। हम जानते हैं, तो उत्तर या हल, है ना। सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रश्न से प्रतिरोध, अब प्रतिरोध को हम किससे डिनोट किए थे बच्चों, R से, है ना। कितना दिया है, 55 ओम, क्लियर है। तथा विशिष्ट चालकता को हम किससे माने प्रदर्शित किए थे, के कितना दिया है, 0.0112 ओम प्रति ओम और प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। इतना तो प्रश्न में है। अब हम विशिष्ट चालकता की परिभाषा
में आते हैं। तो विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या है? तो विशिष्ट चालकता के बराबर x इंटू 1/r था भाई, x इंटू 1/r निकाले थे ना हम, x इंटू 1/r। यदि इसको हल करोगे बच्चों तो ये इससे गुणा हो जाएगा, तो x बटे r, ये इससे गुणा होगा तो x बटे r। हाँ ठीक है, गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, गुणा भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है ना, x बटे r हो जाएगा, है ना। चलो गुणा कर ही देते हैं ना आपके समस्या का समाधान। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x बटे r। x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? k गुणा r होगा ना, होगा कि नहीं मेरे को बताइए, होगा ना, पक्का होगा। अब देखिए इसके बाद हम इसके आगे इसको यहां वर्णन करते हैं, ठीक है। x निकालना है हमको, k का मान कितना है बच्चों? 0.0112 गुणा r का मान कितना है? 55 बराबर। हल करें इसको, तो हल करने पे प्रश्न को मिटा देता हूं, देखिए इसको हल करते हैं, गुणा करते हैं, तो 0.0112 गुणा 55, ठीक है। 5 दूने 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, नीचे गुणा लगाएं और सेम टू सेम आएगा 0, 6, 5 और 0। ये सबको जोड़ दे बच्चों तो 0, 6, 6, 5, 11 का 1 हासिल है 1, 5 और 1 6 और ये 0। आपके पास में 1, 2, 3, 4 के बाद में दशमलव है, तो हम 4 डिजिट खोज ले, गिन लेते हैं और दशमलव लगा देते हैं। 1, 2, 3, 4, तो दशमलव यहां आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए इतना हमारा आंसर आया। दशमलव के बाद अधिकतम कितने डिजिट को लिखा जाता है बच्चों? 3, 2 या 3 अधिकतम बोल रहा हूं, है ना, मिनिमम 2, 3। तो दशमलव के बाद 616 लिख दीजिए, तो आपका जो उत्तर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 0.616। किसमें आएगा उत्तर? प्रति सेंटीमीटर। बहुत सुंदर, क्यों? क्योंकि सेल स्थिरांक का जो इकाई होता है प्रति सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यही तो उत्तर है ना, यहाँ पे उत्तर लिख दीजिए। इस प्रकार से यदि ऐसा प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से बनाइएगा और प्रश्न में पूरा अंक मिलता है, कहीं 1 नंबर कटने का गुंजाइश नहीं रहता। इसलिए आंकिक प्रश्न भी आप तैयार करिए, ठीक है। अतः आज हमने विद्युत रसायन अध्याय से संबंधित मुख्य बिंदु, सेल स्थिरांक, परिभाषा, सूत्र, इकाई, चालकता जल की परिभाषा, शुद्ध जल की चालकता कितनी होती है और इससे संबंधित आंकिक प्रश्न के बारे में चर्चा किया, विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।